सर्वकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज श्री स्वामी समर्थ महाराज, तेजोनिधि सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादा एवं हम सभी पर माँ की ममता का सिंचन करने वाले प्रातस्मरणीय परम पूज्य गुरुमावली जी के पावन चरणों में त्रिवार वंदन। परम पूज्य गुरुमावली जी के आशीर्वाद तथा आदरणीय श्री नितिन भाव के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर आज के इस ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग की शुरुआत हम करेंगे। आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम गुरु को वंदन करके उनसे आशीष प्राप्त करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर ले तथा पूर्ण श्रद्धा से श्री स्वामी समर्थ महाराज तथा परम पूज्य गुरुमावली जी को स्मरण करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री त्र्यंबकेश्वर महाराज की जय। गंगा गोदावरी माता की जय। सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादा की जय। श्री स्वामी समर्थ गुरुमावली की जय। भारत माता की जय। सुविचार। आज का सुविचार है, एक छोटा सा दुर्गुण व्यक्ति के सभी सद्गुणों को नष्ट कर देता है। जैसे कोई भी अच्छा काम करते समय एक छोटी सी गलती पूरा काम बिगाड़ देती है, ठीक उसी तरह एक दुर्गुण व्यक्ति के सभी सद्गुणों को ढक देता है। इसीलिए हमेशा दुर्गुणों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। बाल संस्कार वर्ग के छात्रों की आचार संहिता। बाल संस्कार वर्ग में नियमित रूप से आने वाले बच्चे अन्य बच्चों से अलग दिखते हैं। लोग हमेशा उनकी तारीफ भी करते हैं। इसकी कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी ना? हाँ, जरूर है। बाल संस्कार वर्ग में आने वाले बच्चे यहाँ पे सिखाई गई हुई आचार संहिता का पालन करते हैं। तो बच्चों, हमारे लिए भी कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस विश्व में जितने भी महान हस्तियां हुई हैं, उन्होंने भी आचार संहिता का पालन किया और इसीलिए वह महान कहलाए। आचार संहिता में सर्वप्रथम बात, रात को जल्दी सोए तथा सुबह जल्दी जागे। हर दिन माता पिता का सिर झुका के चरण स्पर्श करें। सुबह उठने के बाद 5 से 7 तुलसी के पत्ते चबाकर खाएं और उसके बाद 1 गिलास पानी पिए। माता पिता, बड़े भाई बहन एवं गुरुजनों का हमेशा सम्मान करें। अपने से आयु, ज्ञान एवं अधिकार से बड़े व्यक्ति के आसन पर कभी ना बैठे। नूडल्स, पास्ता जैसे फास्ट फूड एवं कोल्ड ड्रिंक का सेवन कभी ना करें। घर में बना शुद्ध शाकाहारी भोजन लें।
टीवी एवं मोबाइल का अतिरिक्त उपयोग ना करें। इन साधनों का उपयोग केवल संस्कार और ज्ञान वृद्धि करने वाले प्रोग्राम देखने हेतु ही करें। इस आचार संहिता का पालन करने वाले बच्चे जिम्मेदार नागरिक बनेंगे ही बनेंगे। तो बच्चों, आप इस आचार संहिता का पालन करेंगे ना? योगासन। बच्चों, आज हम सीखेंगे धनुरासन। क्या आप जानते हैं इसे धनुरासन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे करते समय शरीर का आकार धनुष जैसे हो जाता है। तो आप सब तैयार हैं ना यह आसन सीखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेट के बल लेट जाइए। अब अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए और दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों के पास कस के पकड़िए। सबने किया? ठीक है। अब सांस को धीरे धीरे अंदर लेते हुए अपने दोनों पैरों को हाथों की सहायता से जितना हो सके उतना ऊपर उठाने का प्रयास करें। साथ में ही अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हुए जितना हो सके उतना पीछे की ओर ले जाने की कोशिश कीजिए। अब आपके शरीर का आकार बिल्कुल धनुष जैसा हो गया है। इस स्थिति में शरीर की स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास कीजिए। याद रखें कि पेट अथवा रीढ़ पर अनावश्यक खिंचाव ना आए। यथाशक्ति इस स्थिति में रुककर धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आ जाइए। यह आसन करने से शरीर को अनेकों लाभ होते हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, हाथ और पैर के स्नायु सशक्त बनते हैं, पेट के आरोग्य तथा पाचन क्रिया में सुधार लाने के लिए यह अत्यंत उपयुक्त आसन है। किंतु याद रखें कि पीठ अथवा रीढ़ संबंधी बीमारी हो या आंतों की समस्या हो तो यह आसन करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। कानून जागरूकता। आज हम बाल मजदूरी के विरुद्ध कानून में क्या प्रावधान किया गया है इसके बारे में जानेंगे। बाल मजदूरी प्रतिबंध एवं नियमन अधिनियम 1986। बच्चों, जब आप अपने माता पिता के साथ कहीं बाहर गांव जाते हैं, उस समय बस अड्डे पर या रेलवे स्टेशन पर या फिर किसी होटल में आपने आपके उम्र के छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए अक्सर देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को काम पर रखना कानूनन अपराध है। बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए हानिकारक ऐसे कुल 16 उद्योग एवं 65 प्रक्रिया उद्योग इन जगहों पर बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को उसकी इच्छा से या इच्छा के विरुद्ध काम पर रखे तो ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 1 साल तक की कैद तथा 10,000 से 20,000 तक रकम का जुर्माना यह सजा हो सकती है। अगर आपके आजू बाजू में किसी बच्चे से काम करवाया जा रहा हो तो इसकी जानकारी अपने माता पिता को अवश्य दें। भविष्य में मैं कौन बनूंगा या बनूंगी? बच्चों,
इस प्रश्न का उत्तर हम हर सप्ताह नए से खोजने का प्रयास करते हैं और किसी न किसी विषय में जानते हैं। तो आज हम जानेंगे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर इस पद के बारे में। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर अर्थात वन संरक्षक अधिकारी, इनका चयन स्पर्धा परीक्षा के द्वारा किया जाता है। इनकी जिम्मेदारी जंगल, वन आदि का संरक्षण करना ये होती है। अगर आपको भी जंगलों में घूमना, पक्षी जानवर इनका ख्याल रखना, उनकी रक्षा करना अच्छा लगता हो तो करियर के लिए वन रेंजर यह पद आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। जंगलों में आने वाली आपातकालीन स्थिति को संभालने में यह अधिकारी सक्षम होता है। जंगलों में पेड़ों की अवैध तस्करी को रोकना यह भी इनकी ही जिम्मेदारी होती है। बोध कथा। ये कथा है रमेश नाम के एक छोटे लड़के की। वो भी आपके जैसे स्कूल जाता था। वैसे तो वो बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसे एक बहुत बुरी आदत ने जकड़ रखा था। वो आदत थी चोरी करना। स्कूल में अपने दोस्तों के पेन, किताब और अन्य चीजें वो चुराता था। इस वजह से स्कूल से टीचर के बहुत सारे कंप्लेंट्स उसके पेरेंट्स के पास आते थे। एक दिन तो टीचर ने रमेश के पेरेंट्स को उसकी शिकायत करने के लिए स्कूल में भी बुलाया। उस दिन जब शाम को रमेश घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ किचन में अकेली खड़ी रो रही थी। अपनी चोरी करने की आदत की वजह से माँ को तकलीफ हो रही है, ये देखकर रमेश भी बहुत दुखी हुआ। वो आगे बढ़ा और माँ से उसने माफी मांगी। उसने माँ को समझाया और वचन दिया कि मैं आगे से कभी भी चोरी नहीं करूंगा, मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। ये बात सुन के माँ को बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन कुछ दिनों के बाद रमेश ने फिर से चोरी की। अब उसकी माँ बहुत निराश हो गई और रमेश को लेके गांव के बाहर एक साधु रहते थे, उनके पास चली गई। साधु के पास पहुंचने के बाद उन्हें प्रणाम करके उसकी माँ ने रमेश की चोरी करने की आदत के बारे में बताया और बोली कि हे महाराज, अब आप ही कुछ उपाय बताइए। साधु महाराज हंसे और बोले कि आप रमेश को मेरे पास छोड़ दीजिए और आप अपने घर वापस लौट जाइए। चिंता मत करिए, इसका समाधान अवश्य निकलेगा। ये सब देख के रमेश की माँ घर लौट गई। अब रमेश बहुत डर गया और रोते बिलखते हुए साधु महाराज से बोला कि मुझे भी घर जाने दीजिए, मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। मैं चोरी करना छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये आदत है कि मुझे छोड़ती ही नहीं। तो साधु महाराज बोले, तुम रो मत, एक काम करो, तुम यहीं पे रुको, मैं अभी अंदर जाके तुम्हारे लिए पीने का पानी लेके आता हूँ। और वो अंदर चले गए। रमेश वही बाहर बैठा था। काफी देर हुई, लेकिन साधु महाराज बाहर नहीं आए। फिर उन्हें देखने के लिए रमेश अंदर चला गया। जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि साधु महाराज उस कमरे में एक खंभे को पकड़कर खड़े हुए थे। रमेश अंदर गया। साधु महाराज ने उसे देखा और बोले, अरे, मैं तो तुम्हारे लिए पानी लेकर बाहर आने वाला था, लेकिन क्या करूं, इस खंबे ने मुझे पकड़ लिया और अब छोड़ ही नहीं रहा। तब रमेश बोला, महाराज, खंबे ने आपको नहीं बल्कि आपने खंबे को पकड़ा है। जैसे ही रमेश ने ये बात बोली, तब साधु महाराज ने रमेश की तरफ देखा और वो मुस्कुराने लगे। अब रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको अपनी गलती समझ में आ गई। दोस्तों, आदतें हमें नहीं पकड़ती, बल्कि हम आदतों को पकड़ते हैं। अगर हम मन से दृढ़ निश्चय करें तो आसानी से उन बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। हम में भी कई दुर्गुण
बुरी आदतें होती है, जैसे कि गुस्सा करना, आवाज़ चढ़ा के बात करना, बड़ों का कहना ना मानना, खाना वेस्ट करना, अनावश्यक चीज़ों के लिए हट करना और बहुत सारी। वो हम चाहे तो ज़रूर छोड़ सकते हैं। तो अपनी बुरी आदतें छोड़ने का प्रयास आप सब ज़रूर कीजिए। कृषि शास्त्र। बच्चों, पिछले सप्ताह में हमने खेती के लिए उपयुक्त औजारों के बारे में जाना। इस सप्ताह में हम खरीफ एवं रबी फसल के बारे में जानेंगे। आपने रबी फसल, खरीफ फसल के बारे में न्यूज़पेपर या टीवी पर जरूर सुना होगा, जैसे कि किसी आपदा के कारण खरीफ की फसल खराब हुई या रबी का मौसम बर्बाद हो गया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये खरीफ और रबी असल में है क्या? नहीं? तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। जिन फसलों को मॉनसून के समय लगाया जाता है या जो बारिश पर निर्भर होती है, उन्हें खरीफ की फसल कहा जाता है। यानी हमारे किसान भाई जून या जुलाई इन महीनों में बीज रोपण करते हैं और उनकी फसल नवंबर या दिसंबर में तैयार होती है। इसका मतलब है कि खरीफ का मौसम जून जुलाई से नवंबर दिसंबर तक का होता है। ठीक उसी तरह सर्दियों में जो फसलें लगाई जाती है, उन्हें रबी की फसल कहा जाता है। मतलब हमारे किसान इन फसलों को अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं और उनकी फसल मार्च या अप्रैल में तैयार होती है, जिसे रबी का मौसम कहा जाता है। यानी अक्टूबर नवंबर से मार्च या अप्रैल तक यह समय रबी का मौसम है। अब समझ में आया? बच्चों, वैसे हम गौर करें तो इसका मतलब है कि हमारे किसान भाई साल भर हमारे लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तब जाके ये अनाज हम तक पहुंचता है। तो हम सबको हमेशा किसानों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। पर्यावरण उपक्रम। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने सीड बैंक निर्माती बीज माता राहीबाई पोपरे के बारे में जानकारी देखी। आज हम एक सीड बॉल बनाने का तरीका जानने जा रहे हैं। एक सीड बॉल यानी मिट्टी की एक गेंद, जिसमें आप एक बीज लगा सकते हैं। बच्चों, आपके घर में आम, तरबूज जैसे विभिन्न फल लाए जाते हैं। हमें उनके बीज संभाल कर रखने हैं। अभी आप कहोगे कि आपको पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर आप पेड़ लगाओगे और उसे पानी दोगे। लेकिन बच्चों, यह एक पारंपरिक तरीका बन गया है। लेकिन अगर आप एक पहाड़ी पर, एक घाटी में, घास के मैदान में पेड़ लगाना चाहते हैं, तो सीड बॉल एक बहुत ही सरल विधि है। तो चलिए जानते हैं सीड बॉल कैसे बनाते हैं। एक सीड बॉल बनाने के लिए क्या लगता है? मिट्टी, गोबर, पानी, बीज और यदि उपलब्ध हो तो गोमूत्र। सबसे पहले मिट्टी, गोबर, गोमूत्र और पानी को मिलाएं। इसके लड्डू के आकार के गोले बनाएं। जो पेड़ आप लगाना चाहते हैं, उसके बीज को गोले के केंद्र में रखें और फिर बीज को चारों तरफ से ढक दें। अब तैयार सीड बॉल
छाया में सुखाकर बारिश के मौसम में वृक्षारोपण के लिए इस्तेमाल करें। आज के बाल संस्कार वर्ग की सांगता हम राष्ट्रगीत से करेंगे। इस बाल संस्कार में सहभागी सभी को विनती है अपनी जगह पर खड़े रहें। भारत माता की जय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। चलो बाल मित्रों, मिलते हैं अगले गुरुवार इसी लिंक पर सुबह 9 बजे।